हेलो गाइस, आई एम योर मेंटोर। आज हम अपना क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस है क्या? मतलब इस चैप्टर में हमारी पूरी ज़िंदगी के बारे में आएगा कि हम लोग अपने ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। लाइक ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, हर चीज़ का छोटा छोटा पार्ट आएगा। डाइजेशन, हर चीज़ का छोटा छोटा पार्ट आएगा। लाइक अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एनसीईआरटी में बोलता क्या है एनसीईआरटी? हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड वॉट इज नॉट अलाइव? हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन द लाइफ एंड अ अलाइव वन? मतलब जो मरे हुए हैं और जो जिंदा हैं उनके बीच में हम क्या डिफरेंस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें एनसीईआरटी यही दे रहा है। इफ वी सॉ अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड, हम देख रहे हैं कुत्ता भाग रहा है, ये जो गाय हैं वो कर्ड को चबा रही है, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, और जो मैन है वो सड़क पर लाउडली चिल्ला रहा है। ही नो दैट ही दीज आर लिविंग बींग्स। हम क्या उसका मतलब बोलने के तरीके से, उसके रनिंग के तरीके से हमने क्या डिस्क्राइब कर लिया? दैट दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। We stood still think what they were alive. But how did we know that? We seen them breathing. सबसे पहले हम पॉइंट क्या रख लेते हैं? ब्रीदिंग। इसमें अगर कोई सांस ले रहा है तो दैट मीन्स he or she alive. But how did we know that? We see them breathing and वी नो दैट दे आर अलाइव। वॉट अबाउट प्लांट? हम प्लांट के बारे में कह सकते हैं ना तो हमें प्लांट जो है सांस लेते हुए दिखते हैं, ना भागते हुए दिखते हैं, ना च्युइंग करते हुए दिखते हैं। तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्लांट जो है हम किसके अंडर रखेंगे? प्लांट हम अलाइव के अंदर रखेंगे कि लाइफ के अंदर रखेंगे? तो वी सी देम ग्रीन। हम क्या देखते हैं? जो प्लांट है वो ग्रीन है। Some of us will say, but what about the plant that have leaf of color other than green? अब हम क्या कहते हैं कि अगर प्लांट का कलर ग्रीन है, कौन सा कलर है? ग्रीन, तो हम क्या कहते हैं? वो लिविंग है। बट कुछ ऐसे भी तो प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती, तो उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इन अदर वर्ड, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट। हम क्या देखते हैं? उनके अंदर कुछ टाइप का मूवमेंट, कुछ छोटे छोटे टाइप के मूवमेंट देखते हैं। आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, या तो वो ग्रोथ रिलेटेड हो सकते हैं। अब अगर कोई जिंदा होगा तो वो ऑब्वियस से बढ़ेगा तो है ही। पर अगर हम एक वुडन स्टिक का एग्जाम्पल ले लें, वुडन स्टिक में पानी भर गया तो वो बड़ी हो जाती है, तो पर दैट इज नॉट अलाइव। ये आप फर्दर स्टडी तब करेंगे 11th-12th में, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा 11th के फर्स्ट चैप्टर में, दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। हम उसको बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अब हम इंसान का बच्चा है, छोटे से वो बड़ा हो रहा है, लाइक पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो अलाइव है कि लाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो बिना मूवमेंट के, जिनका मूवमेंट हम नहीं देख रहे, उसके बिहाफ पे भी वो हम लोगों को मूवमेंट करते हुए दिखते हैं, ब्रीथिंग करते हुए दिखते हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें किसी चीज़ को कुछ विजिबल हो रहा है, कि मतलब हमें दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है, या वो ग्रो कर रहा है, या वो ब्रीथ कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम डिटरमाइन कर लें कि वो लाइव है कि अलाइव है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी विजिबल टू द नेक्ड आइज। छोटे छोटे बिहाफ पे हम लोग देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल, इट दिस विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या ये ज़रूरी है कि हम ना देख के भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मतलब ग्रोथ है, अलाइव है कि लाइव है? आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड, ज़रूरत क्यों है ज़िंदगी के लिए? वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर। हम देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइक अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मेरे अंदर वेल डेवलप्ड हार्ट है, मेरे अंदर वेल डेवलप्ड किडनी है, आइज है, लंग्स है फॉर द ब्रीथिंग पर्पज, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो ये सब क्या हम लोगों के नेसेसरी ऑर्गन है जो डेवलप्ड है। वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यू। हमारे अंदर क्या एक हिरार्ची पढ़ते हैं हम लोग,
सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या है हायरार्की हम लोगों की है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। पहले सिंगल सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अगर बहुत सारे सेल्स को मिला दे दैट्स फॉर्म अ टिश्यू। अगर बहुत सारे टिश्यू को मिला दे दैट फॉर्म एन ऑर्गन, ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी, लिवर। और ऑर्गेनिज्म लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे अंदर ये सबका कोलेबोरेशन होके एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हो गया। बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट of the environment, this organized order nature of the living or structure is very likely to keep breathing down over time. तो ये धीरे धीरे हमें डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। अब आगे आते हैं एनसीईआरटी में, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन even when they are not doing any particular, even when we are just sitting in the class, even if we just asleep, this maintenance job has to be go on. क्या हो रहा है? हमारी जिंदगी चल रही है, हम लोग क्लास में बैठे और हम सो गए, ये थोड़ी कह देंगे वो डेड हो गया। क्या कहेंगे? उसका एक प्रोसेस चल रहा है, उसकी रूटीन लाइफ का एक प्रोसेस चल रहा है कि वो उस टाइम सो गया। दिस प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, जो ये सब काम हम दिन से उठ के करते हैं, लाइक हम लोग उठ गए, आफ्टर दैट हमने अपना वेकअप प्लान किया जो भी हम लोगों का, देन ब्रेकफास्ट, देन हम लोग आफ्टरनून स्लीप लिया, फिर उठ के हम लोग खेलने चले गए, फिर रात हो गई, रात का डिनर लिया। तो ये क्या हम लोगों का होल एक प्रोसेस है जो हम अपनी लाइफ में मेंटेन कर रहे हैं। Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब हम कुछ भी काम करें, हमें लाइक मुझे ये बुक पे से पेन उठाना है, ये बुक पे से हमें पेन उठाना है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ अमाउंट तो एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? हमें थ्रू फूड। फूड इज अ नेसेसरी थिंग जिसकी वजह से हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड होती है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। वही बात हो गई, क्या कह रहा है एनसीईआरटी की, ये जो हम लोगों को एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है? आउटसाइड द बॉडी। हमारी अंदर वाली बॉडी नहीं बना रही, तब तक हम फूड को ऑब्टेन नहीं करेंगे और उसका कंजप्शन नहीं करेंगे, तो हम लोगों के अंदर एनर्जी कहाँ से फॉर्म हो जाएगी? So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of an organism which we call the food. अब यही मेरी वाली बात हो गई कि हम लोगों ने फूड को कंज्यूम किया, कंज्यूम करके उसको हमने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद हम लोगों को वो चीज़ एनर्जी के फॉर्म में मिल गई, तो फिर वी कैन ईजिली पुट द पेन। आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। अब हमें क्या पता है, हम लोग ऑटो गेन करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो हम लोगों का पूरा लाइफ प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट हो गई? कार्बन पे डिपेंडेंस हो गई। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। बहुत सारे फूड भी ऐसे हैं जो कार्बन बेस्ड फूड है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब अगर हम लोग बात करें, हमारे में भी कार्निवोरस आ जाएंगे, ओमनिवोरस आ जाएंगे, सब तरीके की कैटेगरी आ जाएगी। अब हम एनिमल्स को देखें, लाइक काउ, बुफेलो, ये क्या हो गए? हर्बीवोर्स हो गई। बट काउ, डॉग, कैट, ये क्या हो गए? हम लोगों के मीट खाने वाले ऑर्गेनिज्म हो गए। तो हर की कैपेसिटी अपनी अलग अलग होती है। ह्यूमन में ही देख लो, ह्यूमन में बहुत सारे लोग आपको नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे, कुछ वेजिटेरियन मिलेंगे, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है कि कौन सा इंसान या कौन सी थिंग या कौन सा एनिमल किस चीज़ पे खाने के लिए डिपेंडेंस है। अब हम लोग ऐसे भी है, प्लांट किस चीज़ पे डिपेंड, प्लांट कुछ खाता तो नहीं है, पर वो सन के उससे एनर्जी से अपनी फूड साइकिल कंप्लीट करता है, फूड बनाता है अपना, और वो फूड हम लोगों को प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट जो हम लोग आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग प्लांट उगा रहे हैं, फिर प्लांट से हमें वापस मिल रहा है, एक लाइफ प्रोसेस चल रहा है, एक लाइफ साइकिल चल रही है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड since the environment is not under the control of individual organism. These source of energy therefore need to be broken down. अब वही बात हो गई, अगर मैंने खाली फूड कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उसको आगे मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर रही, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर रही, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। तब तक हम बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में नहीं तोड़ेंगे, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? हम लोगों को एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो सकती। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वी break down the macromolecule into the micromolecules and हम लोगों को जो एनर्जी मिल रही है वो कौन से प्रोसेस से मिल रही है? डाइजेशन प्रोसेस से मिल रही है।
इन द केस ऑफ अ सिंगल और ऑर्गेनिज्म, अब मेरे अंदर की बात कर लो, मैं आई एम अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेरे अंदर हर फंक्शन परफॉर्म करने का, हर क्रिएट करने का कुछ भी, लाइक हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन, अगर मुझे सांस लेना है मैं थ्रू लंग लूंगी, मुझे खाना एब्जॉर्ब करना है मैं थ्रू स्टमक इंटेस्टाइन करूंगी, अगर मुझे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करनी है तो मैं हार्ट के थ्रू करूंगी। बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो सिंगल एक स्ट्रक्चर है, तो वो कैसे परफॉर्म करता है? No specific organ for taking in food, exchange of gases or the removal of waste। अब सब बात वही होगी, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, मेरा हर एक अलग ऑर्गन हर एक अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगा। बट इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक ही सेल को हर एक फंक्शन परफॉर्म करना है। कौन कौन सा? डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एक्सक्रीशन, ब्रीथिंग, डाइजेशन और मेनी अदर जो भी हम लोगों को सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म करवाना है। In the multicellular organism, all the cell may not be in direct contact with the surrounding environment। हम लोगों का हर, अब मेरा लंग है, लंग डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कंट्रोल में तो नहीं है, इन्वायरमेंट के टच में तो नहीं है, बट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं अमीबा को कंसिडर कर लूँ, इसके बाहर एनवायरमेंट है, इसके पास एक ही सेल है और वो किसके डायरेक्टली कंट्रोल में है? इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? इन्वायरमेंट के। और ये क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बट मेरे अंदर क्या है, मेरा जो लंग है वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, मेरा सिर्फ स्किन जो है, आउटर पार्ट जो है, सिर्फ वो एनवायरमेंट के टच में है। अब सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना होता है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के बारे में क्या है हम लोगों का? सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, व्हाट एग्जैक्टली न्यूट्रिशन इज इट। तो सबसे पहले हम लोगों की बात आ गई न्यूट्रिशन के बारे में। There are two type of nutrition. One is autotrophic nutrition and other is heterotrophic nutrition. One is autotrophic and other is heterotrophic. अब आप इसके बिहाफ पे, हेट्रो और ऑटो के बिहाफ पे ही इनको समझ सकते हो ये कैसा न्यूट्रिशन होगा एक्चुअली में। एनसीईआरटी से फिर भी एक रेफरेंशियल हम लोगों को डेफिनेशन लेनी चाहिए जो कि इम्पैक्टफुल होती है हम लोगों की सीबीएसई में जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं अपना। तो अगर हम एनसीईआरटी की ही लाइन मेंशन करते हैं, दैट इज गुड इनफ कि हम लोगों को टीचर एक अच्छा मार्क्स हम लोगों को मिल जाए, एक अच्छा स्कोर हम गेन कर लें। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही जाते हैं हम लोग। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ये लोग अपना खाना कहाँ से प्रोवाइड कर, वो कंज्यूम कर रहे हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के वर्ड से ही देख लो, लाइट की हेल्प से वो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन। लाइट के बेसिस पे वो अपना फूड को बना रहे हैं, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल कोई भी बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। बहुत सिमिलर एग्जाम्पल है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में इसका बहुत यूजफुल करते हैं, लेकिन हम हर जगह इसको देखते हैं। इसका मुझे प्लीज एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। It is a process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy। ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से लाइट एनर्जी गेन करके और उसको चेंज कर रहे हैं एनर्जी की फॉर्म में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं विद वाटर which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight। और ये इस चीज को किस चीज में चेंज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में। किस चीज में चेंज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में। ये मैंने एच म्यू क्या लिखा है, ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है, एच म्यू। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब एग्जाम्पल भी बताई दिया एनसीईआरटी ने कि ये किसके अंदर होता है प्रोसेस, प्लांट के अंदर। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इस चीज को अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट है वो इनटेक करता है, इनटेक तो वो CO2 और H2O करता है, देन लाइट की प्रेजेंस में वो उस चीज को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर लेता है और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है।
We will study how this take place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये डायरेक्टली नहीं उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता, इस चीज को वो अपने अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है. कौन? प्लांट, नॉट द एनिमल. एनिमल इस चीज को अगर मैं बताऊं आपको यहीं पे, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है अपने अंदर. कौन? एनिमल. और स्टार्च कौन करता है? प्लांट अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है फॉर द फर्दर प्रोसेसेस. तब भी उसको एनर्जी की नीड होगी तो वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा. स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serve as an internal energy reserve to be used and when required by the plant. वही बात हो गई कि तब भी प्लांट को यूज पड़ेगी एनर्जी को, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा. Modified form of carbohydrate which is stored in the plant, but in the animal glycogen is stored. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we get is stored in our body in the form of glycogen. अब वही बात हो गई, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन और प्लांट के अंदर स्टार्च, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब एनसीईआरटी के एक रिएक्शन लिखता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, वो हम देख लेते हैं एग्जैक्टली वो रिएक्शन है क्या. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाता है. एनसीईआरटी में रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O फॉर्म C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने जस्ट एनसीईआरटी की आपको बता दी इक्वेशन क्या मेंशन है उसमें. ये इक्वेशन गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में. बस इसमें अब ये लोग हम लोगों को क्या करके दे देंगे, इक्वेशन बैलेंस. यहाँ पे देखो जो C है वो कितना है 1 और यहाँ पे क्या है 6. तो इस इक्वेशन को जस्ट हमें बैलेंस करनी पड़ेगी. कैसे बैलेंस करेंगे? 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए. अब हाइड्रोजन हम लोगों के पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है. अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए. 6 2 जा 12. यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है हमारे पास 12 प्लस 1, दैट इज हम लोगों के पास ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास 13. बट यहाँ पे कितना है 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 6 7 8 9. इसमें इतना कितना डिफरेंस बैठ रहा है हम लोगों को भी बैठ रहा है ना, बैलेंस तो नहीं है. तो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? अब हम यहाँ पे फर्दर नहीं चेंज करेंगे. 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है हम लोगों के पास, तो हम इधर 6 O2 बैलेंस कर देंगे. अब हम लोगों की इक्वेशन आप देख सकते हैं मे भी बैलेंस हो चुकी है या कुछ बैलेंसिंग बची है. 6 CO2 6 12 और 1 13 और यहाँ हमारे पास कितना है. और अभी हम लोगों का क्या बचता है बैलेंसिंग करना? हाइड्रोजन 12 13 14 और यहाँ पे हमारे पास कितना हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पे हम लोगों के पास कितना है 14. तो 12 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 12 और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 6. अब आप देख सकते हैं इक्वेशन बैलेंस है कैसे. 6 C है हमारे पास 6 C है, तो C हम लोगों का बैलेंस है 12 13 12 प्लस 12 कितने ऑक्सीजन होगा हम लोगों के पास अब 24. इधर देख लीजिए 6 12 और 6 कितना हो गया 24 ऑक्सीजन, दैट इज बैलेंस. कार्बन बैलेंस. हाइड्रोजन गिन लेते हैं. 12 2 जा 24 6 2 जा 12 और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 12, तो दैट इज 24 हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन. तो दैट मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस. कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस. ये पूरी इक्वेशन हमें बैलेंस फॉर्म में करनी है. ये जस्ट हम याद भी कर सकते हैं. CCO2 plus 12H2O forms C6H12O6 plus 6O2 plus 12 6H2O in the form of chlorophyll in the sunlight. ये इक्वेशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एनसीईआरटी के अंदर आपके. अब हमने यहाँ पे देखा कि क्लोरोफिल कुछ नाम का एक स्ट्रक्चर आया. अब हम उसे देख लेते हैं व्हाट इज एक्चुअली अ क्लोरोफिल इज.
लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस होता है किसके अंदर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब फोटोसिंथेसिस ही देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसमें होता क्या। हमने नाम तो पढ़ लिया, नाम भी पढ़ लिया, प्लस उसके थोड़ा बारे में भी जान लिया। क्या कि फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो अब इसमें एक्चुअली स्टेप्स क्या होते हैं वो एनसीईआरटी बता रहा है आगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे पहले क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल अगर मैं एक स्ट्रक्चर मान लूँ ये, तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक लाइट एब्जॉर्ब करी। क्या करी, लाइट एब्जॉर्ब करी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। अब क्या, ये जो लाइट अब इसके अंदर जा रही है तो लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, लाइट एनर्जी में केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो क्लोरोफिल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन। तो H2O कैसे ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव प्लस OH आयन। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। और जो CO2 का रिडक्शन, रिडक्शन मतलब टूट रहा है, वो किसमें, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट फॉर्म पढ़ी, दैट इज C6H12O6 में। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ पे हम लोगों का स्प्लिटिंग हुई वाटर की। सबसे पहले क्या हुआ, लाइट को एब्जॉर्ब किया बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी अंदर जाकर केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, जिसने वाटर की स्प्लिटिंग करी, स्प्लिटिंग H आयन और OH आयन में। फिर क्या हुआ, CO2 का रिडक्शन हुआ कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6 में। These steps need not take place one after the other immediately। ये जरूरी नहीं है कि अगर लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो साथ के साथ केमिकल में चेंज होगी। अगर बाई चांस हो भी गई तो ये जरूरी नहीं कि वाटर का स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग हो गई तो ये जरूरी नहीं है कि ये होगा। मतलब ये एक रेंडम या इमीडिएट प्रोसेस नहीं है कि अगर ये स्टेप हुआ है तो इज इट कंपलसरी कि नेक्स्ट स्टेप होगा कि नहीं। इसका आंसर है अ बिग नो। ये जरूरी नहीं है कि ये के बाद ये वाला स्टेप होने ही वाला है या इसके बाद ये वाला स्टेप होने ही वाला है। ये कुछ टाइम के लिए रुक भी सकता है प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप द CO2। अब हम देखते हैं डेजर्ट में गर्मी बहुत है, अब वहाँ पे पौधों को पानी देने वाला भी कोई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, CO2 जो है वो रात के टाइम पर टेकअप कर लेते हैं, प्रिपेयर एन इमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड ड्यूरिंग द डे। और इस चीज़ को वो क्या प्रोसेस करता है, कुछ टाइम तो रात में किया। अब आपके अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तब तो क्या दिमाग में आएगा कि ये प्रोसेस रात में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट इट इज नॉट कंपलसरी। क्या करते हैं वो डेजर्ट प्लांट, रात में करते हैं CO2 का इनटेक और दिन में करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से फर्दर प्रोसेस। Let us see how each of the component of the above reaction are necessary for the photosynthesis। अब ये प्रोसेस हम बाकी का जो है वो कल पढ़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमने अप टू द ऑटोट्रॉफिक कर लिया। एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन ये हम पढ़ चुके हैं। कल हम आगे का पढ़ेंगे जिसमें फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है एंड देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, गुड बाय।